गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। डिफरेंसेस इन कंपोजिशंस बिटवीन डे एंड नाइट्स एयर। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप लोग मॉर्निंग वॉक सुबह ही क्यों करते हैं? क्या दिन और रात की हवा बिल्कुल सेम होती है? एक और फैक्टेबल्स क्वेश्चन है कि क्या रात को पेड़ पौधों के नीचे अगर हम सोते हैं तो क्या ये सही होगा? तो इसका सवाल का जवाब आप लोग एंड ऑफ द लेक्चर्स में देना। तो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम साइंटिफिक और नेचुरोपैथी दोनों पॉइंट्स ऑफ व्यू से समझेंगे कि दिन और रात की हवा में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इसका हमारे हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखिए, एयर की बेसिक कंपोजिशंस दिन और रात दोनों में ऑलमोस्ट सेम रहती है। मतलब क्या हुआ? सेम रहने का मतलब क्या है? देखो, अगर दिन में 78% अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है या फिर ऑक्सीजन 21% अगर दिन में प्रेजेंट है, तो एट इन द नाइट्स भी दैट इज द पोजिशंस एंड द कंपोजिशंस ऑफ द गैसेज इज सेम, नथिंग्स टू चेंजेस। तो फिर हम क्या समझे इसका कि अगर गैसेस सेम है तो हाउ टू, कैसे हमारा गैसेस के कंपोजिशंस दिन और रात में चेंज हो जाएंगे। देखिए, जब हम बात करते हैं कंपोजिशंस की, दिन और रात की कंपोजिशंस की बात करते हैं, तो सिर्फ हम जो हमारी एयर है, जो हमारा हवा है, उसकी क्वालिटी और कुछ गैसेस को हम रिलेटिव क्वांटिटी से चेंज करते हैं। जैसे मान लो कि दिन के समय में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, रिस्पायरेशन हो रहा है, सनलाइट्स की बात करते हैं, टेम्परेचर्स की बात करते हैं, ह्यूमिडिटी की बात करते हैं। मतलब फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, सनलाइट्स, टेम्परेचर्स और ह्यूमिडिटी को हम क्या करते हैं, इससे डिफरेंस करते हैं कि डे और नाइट्स के एयर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनकी कंपोजिशंस में क्या बदलाव आता है। देखो, जो ये चेंजेस हुए हैं, दिन के कंपोजिशंस हो या फिर रात के कंपोजिशन हुए, देखो जो इसमें जो चेंजेस हुए हैं वो बहुत बड़ा चेंज नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत चेंजेस हो गए हैं, मतलब 20 to 30% के चेंजेस हुए, नहीं, थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होते हैं। लेकिन थोड़ा भी चेंज है वो हमारे हेल्थ को, हमारे इन्वायरमेंट्स के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होना स्टार्ट हो जाता है। और नेचुरोपैथी में मॉर्निंग्स वॉक, जो सुबह हम वॉक करते हैं, मतलब मॉर्निंग्स एयर्स के कांटेक्ट को हम सबसे हेल्दी मानते हैं। मैंने ये तो बता दिया कि चलो ये चेंजेस होते हैं। तो क्या डे एयर कंपोजिशंस में क्या होता है? अब हम जब बात कर रहे हैं डे टाइम के एयर की, तो दिन में क्या होता है, सूरज की रोशनी होती है, जिसे सनलाइट्स मिलने से प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करता है। और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड्स को एब्जॉर्ब करता है और ऑक्सीजन्स को रिलीज करता है। इसी वजह से डे टाइम में ऑक्सीजन जो है वो नाइट टाइम्स के कंप्लीटली थोड़ा से ज़्यादा होता है। सनलाइट्स की प्रेजेंस से एटमॉस्फेयर में थोड़ी बहुत अमाउंट्स में ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब ये ओजोन क्या करता है, ये यूवी रेस को एब्जॉर्ब करके इन्वायरमेंट्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। दिन में सूरज की हीट की वजह से ह्यूमिडिटी भी कम होती है। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो एयर क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी और वार्म हो जाएगी। अब अगर मैं तुमसे, आप लोगों से पूछूं कि ह्यूमिडिटी कम होने से हमें कैसा फील होता है, तो ड्राई एंड फ्रेश फील करते हैं। जो हमारा वार्म एयर, गर्म हवा होगी, वो हमारे ब्लड सर्कुलेशंस को इम्प्रूव करेगी, बॉडी के टिश्यू तक ऑक्सीजन अच्छी तरह से पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होगी और पर्सन हमेशा एनर्जेटिक फील करेगा। इसी वजह से जो डे टाइम होता है,
उसकी एयर क्या करती है, स्टिमुलेटिंग एयर भी होती है। अब नाइट्स एयर कंपोजिशंस में क्या होता है, देखो जब हम अब देखेंगे कि रात में क्या होता है। जैसे जैसे सूरज की रोशनी क्या होगी, ढलना स्टार्ट होगा, फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगा। लेकिन ऐसा थोड़ी नहीं है कि फोटोसिंथेसिस स्टॉप हुआ तो हमारा प्लांट्स डेड हो गया, मर गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो उस कंडीशंस में हमारा प्लांट्स जो है वो रिस्पायरेशंस को कंटिन्यू करता है। अब रिस्पायरेशंस में प्लांट क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज़ करने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। इसी वजह से रात में ऑक्सीजन थोड़ी कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा ज़्यादा होता है। देखो सनलाइट्स नहीं है इसका मतलब ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशंस नहीं होगा। अब टेम्परेचर्स कम होने की वजह से ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी। अब ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से हवा कैसा हो जाएगा, मॉइस्ट हो जाएगा, कूल लगना स्टार्ट कर देगा, जिससे हमारी नर्वस सिस्टम भी क्या है, रिलैक्स हो जाएगी। इसी वजह से जब हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा तो क्या होगा, हमें नींद भी अच्छी आएगी या फिर हम स्लीप मोड में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम रूम को पूरी तरह से क्लोज कर दें, वह कहीं से वेंटिलेशन ना हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड्स क्या होने लगती है, एक्यूमुलेशन होने लगता है, जिससे सफोकेशन होने लगती है, नींद में डिस्टर्बेंस होने लगता है और हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। तो अब हम लोग कंपेरिजन्स करेंगे, क्या करेंगे, कंपेरिजन्स करेंगे कि दिन के लाइट और रात के लाइट, जो हमारी दिन की हवा होती है और रात की जो हवा होती है क्या होता है। अब देखो अब दोनों का कंपेरिजन्स कर रहे हैं तो दिन के समय क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड्स कम होता है, ओजोन थोड़ा ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है और टेम्परेचर्स हाई होता है। तो क्या रिजल्ट्स निकलेगा, हमारी बॉडी एनर्जेटिक फील करेगी, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म्स फास्ट होगा और हमारी बॉडी का अलर्टनेस बढ़ेगी। वहीं पे दिन के समय, रात के समय क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, ओजोन कम हो जाएगी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाएगी और टेम्परेचर्स लो हो जाएगा, जिससे हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, माइंड्स काम होगा और नींद जो है वो बहुत अच्छी आएगी। अब हम लोग कुछ मेडिकल्स इम्पॉर्टेंस को समझेंगे कि दिन और रात के एयर की जो कंपोजिशन है उसका मेडिकल्स पॉइंट्स ऑफ व्यू से क्या है। देखो आप देखेंगे कि इसका मेडिकल्स इम्पॉर्टेंट, सुबह की हवा सबसे फ्रेश मानी जाती है, इसी वजह से डॉक्टर या फिर कोई नेचुरोपैथ क्या कहती है, मॉर्निंग्स वॉक को रिकमेंड्स करती है। मॉर्निंग्स में एयर लंग्स की कैपेसिटी इम्प्रूव हो जाएगी। प्राणायाम्स योगा इसी टाइम में एडवाइस दी जाती है। दिन की हवा में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर कोई आउटडोर एक्टिविटी के लिए क्या होता है, बेस्ट होता है। रात की हवा रिलैक्सेशन और स्लीप के लिए अच्छी होती है, लेकिन हमें वेंटिलेशन का विशेष ध्यान देना चाहिए। देखो अब हम लोग जानेंगे प्रैक्टिकल्स एप्लीकेशंस इन द BNYS। देखो जब हम बात करते हैं नेचुरोपैथी में, तो नेचुरोपैथी में प्रैक्टिस में सबसे मतलब प्रैक्टिस इसका बहुत यूज़ है। जैसे मॉर्निंग वॉक थेरेपी देनी है जिससे ऑक्सीजनेशन रिमूव होगी, एयर बाथ दे रहे हैं जिससे स्किन हेल्दी रहेगी, फ्रेश एयर हम ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी, हॉस्पिटल्स वार्ड है या फिर कोई रूम्स है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशंस बहुत ज़रूरी होना चाहिए। कंप्लीट क्लोज रूम में कभी भी सोना नहीं चाहिए। कुछ क्लिनिकल कोरिलेशन है जो मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ। अच्छा एक चीज़ बताइए कि आप एक अस्थमैटिक कोई पेशेंट है तो उसे आप मॉर्निंग वॉक में क्यों रिकमेंड्स करेंगे, आप उसे क्यों कहेंगे कि आप मॉर्निंग वॉक में जाइए, क्यों कहेंगे, बिकॉज ऑफ दैट फ्रेश ऑक्सीजन लंग्स के फंक्शन को अच्छा करने में
हेल्प करती है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ कि बंद रूम में सुबह, जैसे सुबह पूरा क्लोज रूम है, अगर आप सुबह वहाँ से उठते हो तो आपको क्या होता है? हेडेक जैसा, सर में दर्द जैसा फील होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ पुअर वेंटिलेशन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, नेचर हमें हर समय अलग अलग तरह की हीलिंग्स प्रोवाइड्स करती है। दिन की हवा हमें एनर्जी देती है, जबकि रात की हवा बॉडी को, माइंड्स को रिलैक्स करती है। इसीलिए BNYS में या फिर नेचुरोपैथ में फ्रेश एयर, मॉर्निंग्स वॉक, प्राणायाम्स, प्रॉपर वेंटिलेशंस को ट्रीटमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना गया है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ओजोन्स लेयर का फॉर्मेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। ओजोन इन द एटमॉस्फेयर पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल फिर पूछना चाहती हूँ कि जब बारिश के बाद जैसे हम बाहर निकलते हैं तो हवा हमें बहुत फ्रेश फील होती है, बहुत अच्छी लगना स्टार्ट हो जाती है। क्या कभी आपने सुना है कि ओजोन लेयर हमें सूरज के हार्मफुल रेज से बचाती है? अगर ओजोन लेयर ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा, क्या प्रॉब्लम होगी उसकी वजह से? तो आज हम समझेंगे कि ओजोन क्या है, और तो आज हम समझेंगे कि ओजोन क्या है, कैसे बनती है, एटमॉस्फेयर में कहाँ मिलती है, बॉडी के लिए कितनी यूज़फुल है, अगर ओजोन लेयर डैमेज्ड हो जाए तो उससे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो सबसे पहले आओ हम जानते हैं कि ओजोन लेयर क्या होती है। देखो, ओजोन एक नेचुरल गैस है जो एटमॉस्फेयर में बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। जब कोई नॉर्मल ऑक्सीजन जो होती है, जो ऑक्सीजन जिसको हम O2 कहते हैं, क्योंकि इसमें दो ऑक्सीजन एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन जब हम ओजोन्स के फॉर्मुलेशंस में जाते हैं तो ये क्या होते हैं, इसमें 3 ऑक्सीजन जाके जुड़ जाते हैं और 3 ऑक्सीजन्स मिलके ओजोन का फॉर्मेशन बनाते हैं। इसी वजह से हम ओजोन को क्या बोलते हैं? ट्राई एटॉमिक ऑक्सीजन्स भी कहते हैं। ओजोन कब बनती है? ओजोन तब बनती है जब सनलाइट की अल्ट्रा वायलेट रेज, मतलब UV रेज या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पे एक्शन करती हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि बारिश के बाद हवा में एक फ्रेश स्मेल आती है। ये जो स्मेल होती है मेनली ओजोन गैस की वजह से होती है। ये स्मेल आपको वाटरफॉल में, फॉरेस्ट में, सी बीच के पास भी महसूस हो सकती है। तो अब हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है? ओजोन बनने के बेसिकली 2 नेचुरल मेथड्स हैं। एक का नाम है फोटोकेमिकल्स रिएक्शन, जब सनलाइट्स की UV रेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स पे पड़ती हैं तो ये जो हमारा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है ये टूट जाता है और 2 एटम्स बन जाते हैं। अब जो ये फ्री ऑक्सीजन है वो किसी दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होके ओजोन लेयर का फॉर्मेशन करती है। जैसे ऑक्सीजन है, दिखाई दे रहा है, ऑक्सीजन है, UV रेस बढ़ा, इट इज़ ए ब्रेक डाउन। अब ब्रेक होने के बाद किसी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ मिलके ओजोन लेयर का क्या करेगी? फॉर्मेशंस करेगी। दूसरा होता है हमारा इलेक्ट्रिक डिस्चार्जिंग। देखो, लाइटिंग, जैसे ही बहुत तेज बिजली चमक रही है, थंडर स्ट्रोम्स आ रहे हैं, तो लाइट्स के पास
बहुत हाई एनर्जी प्रोड्यूस होती है और ये एनर्जी ऑक्सीजन को किसमें, ओजोन लेयर में कन्वर्ट्स करती है। इसी वजह से बारिश के बाद जो हवा है फ्रेश और क्लीन महसूस होना स्टार्ट होती है। अब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओजोन की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि एटमॉस्फेयर्स में ओजोन कहाँ मिलती हैं। तो ओजोन बेसिकली दो जगहों पे मिलती हैं। एक होता है हमारा स्ट्रेटोस्फेयर्स, मतलब अर्थ से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की हाइट पे होती है और इसी स्ट्रेटोस्फेयर्स में 90% ओजोन की लेयर प्रेजेंट होती है और इसी स्ट्रेटोस्फेयर्स को ही हम लोग ओजोन लेयर कहते हैं। और ये स्ट्रेटोस्फेयर का जो ओजोन लेयर होता है ये क्या करता है, एक तरह का प्रोटेक्टिव शील्ड्स होती है जो कि सूरज से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट्स बी रेस, अल्ट्रावायलेट सी रेस को एब्जॉर्ब कर लेती है। अगर मान लो कि यहाँ पे ओजोन लेयर ना हो तो यूवी रेज डायरेक्टली अर्थ पे आएगी और ये ह्यूमन है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, सबको क्या करेगी, डैमेज करना स्टार्ट कर देगी। 90% तो ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में पाया गया। अब जो 10% ओजोन है वो हमारे ट्रोपोस्फेरिक जोन्स पे, मतलब अर्थ के बिल्कुल पास 0 से 10 किलोमीटर के एरियाज में होती है। ये एक नेचुरल और पॉल्यूशंस की वजह से ज़्यादा बनती है। व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज से जो गैसेस निकलती हैं वो सनलाइट के साथ रिएक्ट करके ग्राउंड लेवल पे ओजोन बनाती है। स्मॉल क्वांटिटी में भी ये क्या करती है, एयर को फ्रेश बनाती है, लेकिन अगर ये एक्सेस अमाउंट्स में हो जाए तो ये हमारे लंग्स को क्या करने लगती है, इफ़ेक्ट डालना स्टार्ट कर देती है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अब ओजोन की हम प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे। ओजोन का फॉर्मेशन O3 है। पहले ये कुछ पेल्स ब्लू कलर की गैसेस होती है। इसकी जो स्मेल है वो बहुत शार्प होती है और वाटर्स में थोड़ी सॉल्युबल होती है। ओजोन बहुत सस्टेबल्स होती है, लेकिन ये जल्दी टूट के दोबारा ऑक्सीजन्स बनाती है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ है वो है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मतलब जो बैक्टीरिया है, जो वायरसेस हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसी वजह से ओजोन को हम नेचुरल डिसइंफेक्टेड भी कहा जाता है। अब हम लोग इसके फिजियोलॉजिकल्स और थेरेपिक इम्पॉर्टेंस के बारे में देखेंगे। तो ओजोन हमारे हेल्थ के लिए कितना यूज़फुल है, क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखो, अब एटमॉस्फेयर्स में ओजोन क्या करती है, हार्मफुल मतलब यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है। इसी वजह से स्किन कैंसर है, कैटरेक्ट है या फिर सन बर्निंग से हमारी बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ओजोन इन्वायरमेंट्स को क्लीन रखने में भी हेल्प करती है। एयर थेरेपी या फिर नेचुरोपैथ में ओजोन रिच फ्रेश एयर को बहुत बेनिफिशियस माना गया है। वाटरफॉल है, फॉरेस्ट है, माउंटेन है, सी बीच की हवाओं को नेचुरल ओजोन मिलती है। ये लंग्स को और फ्रेश फील कराता है और रिस्पायरेशंस को इम्प्रूव करता है। ब्लड सर्कुलेशंस और मेटाबॉलिज्म्स को इंक्रीज करती है, नर्वस सिस्टम को रिफ्रेश करती है और मेंटल अलर्टनेस को बढ़ाती है। क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ओजोन लेयर का ऑन द ह्यूमन्स बॉडी? अब आए हैं हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे। क्या ओजोन हमेशा हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है? नहीं, ये डिपेंड्स करता है कि ओजोन की कंसंट्रेशंस क्या है। अगर ओजोन स्मॉल अमाउंट्स में है, ठीक है, नेचुरल है और स्मॉल अमाउंट्स में है,
तो ये एयर को प्यूरिफाई करेगा, जर्म्स को डिस्ट्रॉय करेगा, रिस्पायरेशंस को इम्प्रूव करेगा, बॉडी को एनर्जेटिक फील करेगा। अगर ये एक्सेसिव हो गया किसी वजह से तो ये आइज इरिटेशन, थ्रोट इरिटेशंस, कफ है, अस्थमा अटैक है, लंग्स डैमेज है और हेडेक जैसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती है। इसीलिए नेचुरल ओजोन इज बेनिफिशियल एंड पोल्यूटेड ओजोन इज अ हार्मफुल। अब देखो ओजोन्स लेयर में डिप्लेशंस भी हो रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, आजकल ओजोन्स की लेयर जो है वो पतली होती जा रही है। रीज़न है हमारी एक्टिविटी, ह्यूमंस एक्टिविटी, इंडस्ट्रीज़ या फिर ओल्ड रेफ्रिजरेटर से जो हमारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसकी वजह से हमारा फ्रिज, जिस गैस की वजह से कोई चीज़ फ्रिज में रखते हैं ठंडा होता है, वो रिलीज़ हो रही है और यही गैसेस जो हैं वो हमारे ओजोन्स मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसकी वजह से ओजोन्स में होल्स डेवलप हो रहे हैं। और जब ओजोन लेयर थिन होती जा रही है तो हार्मफुल यूवी रेज अर्थ तक पहुंचती जा रही है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर, कैटरेट्स, वीक इम्यूनिटी, क्रॉप्स डैमेजिंग और मेराइन्स लाइफ जो है वो क्या हो रही हैं, इफ़ेक्ट हो रही हैं। कुछ प्रिवेंशन का ध्यान रखना चाहिए। देखो अब हमें ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने का टाइम आ गया है। जैसे हमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्री प्रोडक्ट्स का यूज़ करना चाहिए, पॉल्यूशंस को कम करना चाहिए, बहुत सारा प्लांटेशंस करना चाहिए, हमेशा हमें इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, एनर्जी कन्वर्जिंग करना चाहिए और धीरे धीरे हमारा ओजोन लेयर जो है वो क्या हो जाएगा, प्रोटेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास मैं यहीं पे एंड्स रखती हूँ। नेक्स्ट टॉपिक विद द नेक्स्ट डे।